हाँ, इससे पीछे के वीडियो में जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंग और द्रव्यमान जुड़े हों, कोई टक्कर हो रही हो, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो, तो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, इस बात पर विचार करेंगे। इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। टक्करों में द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार प्रभावित होता है, ये उसका एक उदाहरण है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लंबा सा रास्ता बनाते हैं ऐसे। ठीक, ये लंबा सा रास्ता है, देखो यहाँ इसको मानते हैं कि ये तल जो है घर्षण रहित तल है और ये क्षैतिज तल है। तो लिख देंगे घर्षण रहित क्षैतिज तल। क्या लिख दिया इस पे, घर्षण रहित क्षैतिज तल, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि दो वस्तुएं इस प्रकार, दो ब्लॉक कह सकते हैं, दो गुटके कह सकते हैं, किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए इस प्रकार विराम अवस्था में रखे हैं, जिनके द्रव्यमान m1 m2 इस प्रकार हैं। ठीक, अब पीछे से आता है कोई द्रव्यमान और टकरा जाता है। अब पीछे से आने वाले को इस प्रकार बना देते हैं यूं, और ये आता है एक वेग लेकर के u, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m। ठीक, और ये m1 से टकरा जाता है, m1 से टकरा जाता है। कहता टक्कर के बाद इसका वेग कितना होगा, और ये जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान का जो निकाय है, कणों का निकाय मान सकते हैं, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो किस वेग से चलेगा। यानी इसका द्रव्यमान केंद्र जो है, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, द्रव्यमान केंद्र। ठीक, ये किस वेग से चलेगा, ये सवाल है हमारा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये पता लगाएं कि भाई मान लो ये m जो है, ये कण इस पर टकरा जाता है m1 पे, तो m1 को कितना वेग देता है। सबसे पहली बात ये आती है। m1 कहाँ है, m1 है विराम अवस्था में। तो m और m1 के लिए कहते हैं, m और m1 के लिए संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण। तो पहले देखते हैं, टक्कर से पहले m(u) और टक्कर के बाद mv1, और जो m1 है वो चला v2 से। यानी टक्कर के बाद ये किससे चला, v2 से चला। तो टक्कर के बाद इसमें लिखते हैं तो क्या आया, v2 आ गया इसमें। ठीक, और अगर देखें पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हम मानते हैं अगर, तो क्या मिलेगा, v2 माइनस v1 u माइनस 0 बराबर 1। तो हमें निकालना है v2 का मान, तो v1 का मान रखना पड़ेगा, v2 माइनस v1 बराबर u। तो v1 का मान आ गया हमारे पास v2 माइनस u, ये। ठीक है,
यानी V2 का मान रखना पड़ेगा, V2 का मान रखना पड़ेगा। V1 निकालना है तो V2 का मान रखना पड़ेगा। तो V2 कितना आ गया, V2 आ गया V1 प्लस U। इसमें जो V2 है वो किसका है, वो इसका है और V1 इसका है। अगर हमें V2 चाहिए, V1 का मान निकालना, देखो गलती हो रही है बार बार, हमें V2 चाहिए तो V1 का मान निकालेंगे ना। तो V1 जो आ रहा है, फिर से लिखना पड़ गया, देखो वही V1 आ रहा है V2 माइनस U, ये रखना पड़ेगा हमें। ये चीज़ कहाँ रखनी है, हमें V1 में रखनी है, यहाँ रखनी है इसको, ठीक। तो V2 मिलेगा। अगर V1 निकालूंगा तो इसका मिलेगा, टक्कर के बाद इसका वेग कितना होगा, वो V1 होगा, तो वो मिल जाएगा। मुझे चाहिए तो मुझे वो भी, लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूँ, द्रव्यमान केंद्र तक पहुँच रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ज़रूरी है कि इसका V2 मुझे मिल जाए, M1 का जो मैंने मान लिया वो मुझे मिल जाए, ठीक। M1 V1, M2 V2, V1 इसका, V2 इसका, ठीक। अब यहाँ अगर मैं मान रख देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से V1 के स्थान पर रखूँगा V2 माइनस U प्लस M1 V2 ऐसे। अब देखो V2 आ रहा है तो कितना आ रहा है V2, 2MU अपॉन M प्लस M1, है ना, ये V2 आ रहा है। देखो अब द्रव्यमान केंद्र का वेग यहाँ से निकाल दूंगा मैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM मान लेते हैं, ठीक। कितना, सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं इसको। तो फार्मूला क्या है, M1 V2, क्योंकि M1 किससे चल रहा है, V2 से। M2 तो नहीं चल रहा है अभी, M2 तक तो स्प्रिंग के द्वारा पहुंचेगा वेग, चल तो वो भी रहा होगा किसी ना किसी समय पे, लेकिन शुरू में जो वेग दिया अगर उसकी बात करें तो प्लस M2 को क्या दिया, M2 को कुछ नहीं दिया, शून्य है। और कुल द्रव्यमान कितना है, M1 प्लस M2। ये द्रव्यमान केंद्र के अनुसार जो है एक सूत्र है हमारे पास, जिसे हम आगे जाके समझ लेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है, इसलिए मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इसमें देखें तो इस V2 का मान रख देंगे यहाँ पे, तो VCM कितना आ रहा है मैं लिख के बता देता हूँ, M1 प्लस M2 बड़ा कैपिटल में M2, और V2 का मान ये रहा 2MU और M प्लस M1। तो देखो ये है द्रव्यमान केंद्र का वेग, आगे की दिशा में चाल कह सकते हो इसको। स्प्रिंग खिंचता दबता चलेगा, लेकिन द्रव्यमान केंद्र जो है एक नियत वेग से चलता रहेगा। तो टक्करों में किस प्रकार द्रव्यमान केंद्र की गति प्रभावित होती है, ये उदाहरण मैंने उसके लिए ले लिया, ठीक। अब देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बिल्कुल आखिरी बिंदु पर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे टक्करों में जब संवेग संरक्षित नहीं होता। अभी संवेग संरक्षण था टक्करों में, बाहर से बल नहीं लग रहे थे। हमें बस ये छोटी सी बात करनी है, क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है पूरा हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में, संवेग संरक्षण हमारा। बस छोटी सी बात करनी है, कहीं आप यहाँ पे आके कंफ्यूज ना हो जाएं कि संवेग संरक्षण है भी या नहीं। बाहर से बल लगे हैं तो देखना पड़ेगा उस चीज़ को, है ना। तो अब आ गया टक्करों में जब संवेग संरक्षित नहीं होता,
संवेग संरक्षित नहीं होता। है, अर्थात कणों या कणों के निकाय पर, है ना, कणों पर या कणों के निकाय पर कोई बाह्य बल काम करता है। ठीक, तो कण या कणों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य करता है। हो गया फाइनल। अब देखो कैसे काम करता है ये चीज़, कैसे काम करते देखो। मान लीजिए संवेग, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग नहीं है तो बल काम कर रहा है, तो संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। अब इसे कैसे देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु नीचे की तरफ एक वेग u1 से आती है और दूसरी नीचे आती हुई वस्तु u2 से टकरा जाती है। ये है द्रव्यमान m1, ये है m2, और ये मान लिया कि u1 बड़ा है u2 से, तभी ये टक्कर होगी। लेकिन हमें यहाँ पता है कि नीचे गिरती हुई वस्तुओं पर उनके भार काम करते हैं, यानी बल जो काम करता है, इस पे काम करता है m1g, इस पे काम करेगा m2g। तो टक्कर होगी जितने समय के लिए, जो समय अंतराल टक्कर में लगेगा, उस टक्कर में ये बल कार्य करेगा, ये संवेग संरक्षण को रोक देगा। तो अगर हम नीचे की तरफ बात करें, नीचे की दिशा को धनात्मक मान लें, नीचे की दिशा को क्या मान लें, धनात्मक मान लें, तो नीचे की तरफ लगा हुआ बल क्या है, m1g प्लस m2g, और टक्कर में छोटा सा समय अंतराल है डेल्टा t। तो बल गुना टक्कर का समय अंतराल, ये होगा संवेग परिवर्तन। यानी टक्कर के बाद के वेग क्या हैं, m2v2 प्लस m1v1, ये टक्कर के बाद के वेग हैं, और m1u1 प्लस m2u2, ये टक्कर के पहले के वेग यानी संवेग हैं। तो टक्कर के बाद जब चलेंगे तो किससे चलेंगे, ऐसा मान सकते हैं m1 चला v1 से और m2 चला v2 से। ये बात है टक्कर के बाद की। ठीक, और यहाँ ये टक्कर से पहले की बात है। तो देखिए संवेग परिवर्तन m2v2 प्लस m1v1 कुल अंतिम संवेग है, और m1u1 प्लस m2u2 एक ही दिशा में नीचे की तरफ कुल प्रारंभिक संवेग है। तो संवेग परिवर्तन, अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग, संवेग परिवर्तन किसके बराबर है, बाहर से लगा हुआ बल, यानी जो गुरुत्वीय बल लगा है वो, और वो समय अंतराल जो डेल्टा t, यानी हमने माना टक्कर का समय अंतराल, टक्कर का समय अंतराल ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। अब अगर टक्कर का समय अंतराल नहीं है, ये शून्य है, तो इसका मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर हैं। अगर कहीं ऐसा देखने में आए और वहाँ संवेग को संरक्षित कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस टक्कर में समय को नगण्य मान लिया गया। हालांकि टक्करों में समय नगण्य नहीं होता। तो इस प्रकार अगर संवेग संरक्षण का नियम कहीं टूटता है, तो टूटता जब है जब बाहर से कोई बल किसी समय के लिए, जितने समय के लिए टक्कर होती है उतने समय के लिए काम करता हो। तो फिर इस प्रकार लिखते हैं, यानी अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग, बाहर से लगा हुआ बल एक ही दिशा में धनात्मक माना गया। तब अगर ये बल ऊपर की तरफ काम करता, अगर ये बल mg दोनों ऊपर की तरफ काम करते, तो यहाँ माइनस लिखते। अगर एक पे नीचे को, एक पे ऊपर को काम करता, तो फिर प्लस माइनस लिखते। नीचे की तरफ माना प्लस, अगर कोई इसके विपरीत बल कार्य करता तो माइनस लिखते। तो इसी प्रकार ये एक ऐसा नियम है जिसमें संवेग संरक्षित नहीं रहता। इसलिए सवाल को पढ़ने के बाद खास तौर से बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस बात का ध्यान रखें
मान लीजिए इस पर कोई बहुविकल्पीय प्रश्न बन गया कि ऐसा होगा, इसे हटा दें, ऐसा होगा कि संवेग संरक्षित होगा, तो नहीं होगा संवेग संरक्षित। ठीक, तो इस तरह ये क्या है, एक कंसेप्ट है, एक धारणा, हमारी एक जानकारी है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई संवेग संरक्षित तब नहीं होता जब बाहर से कोई बल लगा होता है। ठीक, अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखते हैं इस चीज़ को, देखो उसका उदाहरण देके बताता हूँ। मान लो ये दीवार है, दीवार, ठीक, और ये फर्श है जिस पर घर्षण बल कार्य करता है, यानी यहाँ पर है घर्षण, ठीक, उसका कोई घर्षण गुणांक है, घर्षण सहित तल, यानी इस तल में घर्षण है, सिंपल सी बात है। अब अगर किसी वस्तु को मैं यहाँ रख दूँ ऐसे, इसका द्रव्यमान बना दूँ m2 और इसे रख दूँ विराम अवस्था में, या ये चल रही हो, इससे कोई मतलब भी नहीं है। अब मान लो ये चल रही है U2 से, ऐसा मान लेता हूँ चलो मैं, और पीछे से कोई वस्तु आती है, ये है M1 और ये टकराती है इस पे U1 से, ठीक, तो क्या संवेग संरक्षित होगा? नहीं होगा, क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है। टक्कर के दौरान भी घर्षण बल काम करेगा। अब टक्कर से पहले ये चीज़ है, टक्कर के बाद का संवेग क्या मान लें, V1 V2 मान लें, तो संवेग परिवर्तन कितना होगा, M1 V1 M2 V2, ये अंतिम संवेग होगा, और M1 U1 प्लस M2 U2 ये पहला संवेग होगा। घर्षण बल ये हमने आगे की तरफ माने, हमने क्या माना, इस तरफ की दिशा धनात्मक है, तो हमने ऐसे ही माना, देखो दोनों को धनात्मक, लेकिन घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो घर्षण बल इस पर भी विपरीत दिशा में, इस पर भी विपरीत दिशा में, इस पर घर्षण बल मान लिया F1, इस पर मान लिया F2, दोनों पीछे की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 प्लस F2 ये पीछे की दिशा में काम करेंगे डेल्टा t समय के लिए। समय अंतराल कितना, डेल्टा t, किसका, टक्कर का समय अंतराल। अगर टक्कर के समय अंतराल को नगण्य मान लिया जाए तो संवेग संरक्षित हो जाएगा, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं होता, टक्कर में समय लगता है। अब हम इनको मान लें कि ये गतिज घर्षण है, ठीक, और इन पर ये गुरुत्वीय त्वरण में रखे हैं, यानी सामान्य स्थिति में रखे हैं, और इनके भार नीचे की तरफ काम कर रहे हैं M1G और M2G, और ये तल है क्षैतिज तल, ये हम मान लें, ठीक। तो घर्षण बल के मान रखे जा सकते हैं, घर्षण गुणांक इंटू अभिलंब प्रतिक्रिया जो भार के बराबर होती है। इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया मान लीजिए N1 होगी, जो M1G के बराबर होगी। इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया मान ले N2 होगी, जो M2G के बराबर होगी। यहाँ पर जो घर्षण गुणांक है वो μ2 है, और यहाँ पर जो घर्षण गुणांक है वो μ1 है, तो घर्षण बल मिल जाएंगे। तो घर्षण बलों के मान अगर यहाँ रख दिए जाएँ, है ना, तो कैसे बनेगा, देखो, माइनस μ1 M1G प्लस μ2 M2G डेल्टा t, और संवेग परिवर्तन M1 V1 माइनस U1 प्लस M2 V2 माइनस U2, यानी M1 V1 माइनस U1, M1 को कॉमन ले लिया,
और m2 v2 माइनस u2। तो यह है संवेग परिवर्तन। किसके बराबर होगा? बाहर से लगने वाला बल किस दिशा में लगे हैं? घर्षण बल विपरीत दिशा में लगे हैं। तो फिर जब संवेग संरक्षण काम नहीं करता, यानी टक्कर में समय अंतराल का मान 0 ना हो, तो ये समीकरण काम करता है। तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, टक्करों में संवेग संरक्षण होता है, किस प्रकार की टक्करें होती हैं, एक दिशा में, दो दिशा में, तीन दिशा में, है ना। तो पूरा जो ये वीडियो प्रोग्राम रहा हमारा, ये रहा 4 वीडियो का, जिसमें हमने टक्करों के बारे में बिल्कुल खुल के सारे तथ्यों पर विचार किया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वर्तुल गति या वृत्तीय पथ पर गति। उसमें हम देखेंगे किस प्रकार ऊर्जाएं, वेग, चाल, रस्सी में तनाव कैसे काम करता है। ठीक, बाय, धन्यवाद।